अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि ये ग्लोबल खबर इस वक्त बन चुकी है कि इंडिया के अंदर नाज़रीन 200 150 से 200 घंटे के बाद नाज़रीन मैसिव रेजिस्टेंस कामयाब हो चुकी है। इंडिया के अंदर निज़ाम गिर गया है, निज़ाम कोलैप्स कर गया है, धड़म करके नाज़रीन नीचे जाकर लगा है। नरेंद्र मोदी का राइट हैंड, मोदी की गवर्नमेंट की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मोदी का नाज़रीन धर्मेंद्र प्रधान, करप्ट तरीन शख्स, करप्ट तरीन एजुकेशनल मिनिस्टर नाज़रीन घुटनों पर आकर नाक रगड़ी है उसने जेनजी के सामने और उसने इस्तीफा जेनजी के हवाले कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान फारिग हो गया ना, धर्मेंद्र प्रधान फारिग हो गया। अनबिलीवेबल, मॉडर्न डे हिस्ट्री की नाज़रीन सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे पीसफुल, सबसे क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा शऊर से भरी हुई, सबसे तगड़ी मूवमेंट नाज़रीन इंडियन जेनजी की मूवमेंट नाज़रीन इंडिया के अंदर कामयाब हो चुकी है। अनबिलीवेबल एक टेस्ट केस है नाज़रीन, एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक बड़ा खूबसूरत तरीन भाव है और इसे दुनिया स्टडी करेगी, इसके ऊपर थीसिस लिखे जाएंगे, इसे 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 बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी नाज़रीन इससे इसे एक पाथवे के तौर पर देखा जाएगा। वेरी बिग डेवलपमेंट नाज़रीन। और एक ऐसा बंदा नाज़रीन, एक ऐसा करप्ट तरीन बंदा इंडिया के अंदर धर्मेंद्र प्रधान, ये को तकरीबन नाज़रीन 150 के करीब पर्चे लीक कर चुका था और ये पैसे लेता था, खुले बोरियां भर भर कर पैसे लेता था। आवाम खड़ी होगी और आवाम में नाज़रीन कौन लोग थे? बच्चे खड़े हो गए, लड़कियां खड़ी होगी, वहां के लड़के खड़े होंगे, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स खड़े हो गए। उन्होंने निजाम को नाज़रीन बिल्कुल शुरली बना दिया। उन्होंने निजाम का, सिस्टम की ताकत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस रस्से लगाती और रस्से खींचते पुलिस को, लिटरली वो जिस तरह वो किसी सांड को नहीं घसीटते, वो पुलिस को ऐसे घसीट रहे थे वहां पर। पुलिस ने जो बैरियर्स लगाए हुए थे, उन्होंने बैरियर्स को नाज़रीन वो रेडी बनाया हुआ था, जैसे रेडी के ऊपर सफर कर रहे। पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती, वो नाचते गाते और एक ही बात करते कि इस्तीफा दे प्रधान, इस्तीफा दे प्रधान, तू घर नहीं जाएगा बगैर इस्तीफे के। तो इसके ऊपर नाज़रीन बॉलीवुड में फिल्में बनेंगी, आप देखेंगे आने टाइम में। इंडिया के अंदर नाज़रीन ड्रामे बनेंगे और एक बड़ी तारीख है, बड़ी खूबसूरत तारीख है इंडियन जेनजी की, इंडियन नौजवानों की नाज़रीन, जो कि लिखी जाएगी, जो कि सेलिब्रेट की जाएगी। इस वक्त इंडिया के अंदर नाज़रीन जो मिलियंस ऑफ यूथ है जो सड़कों के ऊपर मौजूद है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो नाज़रीन इस वक्त नाच रहे हैं, इस वक्त गा रहे हैं, वो इस वक्त खुश हो रहे हैं और वो इस कामयाबी को, इस विक्ट्री को नाज़रीन बुनियादी तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया, इट्स अ बिग विन फॉर द जेनजी इन इंडिया, इट्स अ बिग विन नाज़रीन। जो नौजवान अपनी शऊरी सतह के ऊपर एक एजुकेशन मिनिस्टर या उसके कंट्रोल के खिलाफ खड़े हुए, ये बात ध्यान में रखिएगा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड फॉर द मोदी रिजीम एज वेल। मोदी के लिए नाज़रीन ये एक इख्तिताम का एक आगाज है। ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे अब नाज़रीन, ये किसी भी तौर पर नहीं कर सकते। यादा लोगों को ये पता चल गया है, अवाम को, जेनजी को, नौजवानों को ये पता चल गया कि भाई हमारे पास एक रास्ता है, हम बाहर निकलेंगे, हम यूनिटी एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद हम किसी भी चीज को उखाड़ सकते हैं। उन्होंने उखाड़ कर दिखाया है ना, उखाड़ कर दिखाया। तो ये ना बड़ी डेवलपमेंट है। बहरहाल इसके बाद जो इंडिया के अंदर माहौल बनेगा वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान से नाज़रीन चंद खबरें और उसके बाद मशरिक वस्ता की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है नाज़रीन, और ये खबर है नाज़रीन जिला टांग से, खबर पख्तूनख्वा में, जहां पर नाज़रीन 12 फौजी जवानों को शहीद किया गया है और 2 पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले एक ऑफिसर को शहीद किया गया। तो टोटल 15 शहादतें नाज़रीन गुज़श्ता 12 से 18 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है। दहशतगर्द भी 2 दर्जे मारे गए हैं नाज़रीन, लेकिन हमारे फौजी जवान नाज़रीन शहीद हो गए हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई नेशनलिज्म नहीं है, ये कोई डिप्रीवेशन नहीं है, ये कोई लोग डिप्राइव नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेट अवे रियासत के खिलाफ एक वॉर है, ये एक जंग है। हमारे इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस नाज़रीन मौजूद हैं, लेकिन हम एक तवत्तुर के साथ ये चीज देख रहे हैं कि हमारी पुलिस टारगेट हो रही है, हमारी मिलिट्री टारगेट हो रही है, हमारे असातिज़ा इकराम टारगेट हो रहे हैं, हमारे HEC के ऑफिशियल्स टारगेट हो रहे हैं, सुबैयत की बुनियाद के ऊपर नाज़रीन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये स्ट्रेट अवे एक सोची समझी प्लानिंग के साथ, एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटेजी के साथ नाज़रीन ये एक कार्रवाइयां हैं, एक एक्ट ऑफ वॉर है जो कि पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ जारी है। तो इसके अंदर नाज़रीन कोई वो चीज नहीं है। देखिए ना, आप अंदाजा लगाइए ये कैसा नेशनलिज्म हो सकता है, ये कैसी सोच हो सकती है नाज़रीन कि चेक पोस्ट पे ऊपर खड़ा जो आम पुलिस वाला है नाज़रीन वो महफूज नहीं है, असातिज़ा इकराम महफूज नहीं है, मिलिट्री ऑफिशियल्स महफूज नहीं है, सिविलियंस महफूज नहीं है, गाड़ी में सफर करने वाला महफूज नहीं है। लिहाजा ये शहादतें नाज़रीन बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले 42 हमने बलूचिस्तान से देखा था और अब ये 12 फौजी जवान और ये मिलाकर नाज़रीन टोटल 15 अहम तरीन ऑफिशियल्स पाकिस्तान के नाज़रीन शहीद हो चुके हैं। वी नीड अ यूनिटी, वी नीड नाज़रीन कि हम एक पॉलिटिकल तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो साथ मिलें, पाकिस्तान की पूरी कौम एक नुक्ते के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर यूनाइट हो और इस चीज़ को वंस फॉर ऑल एड्रेस करें।
इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में आज ठीक बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि भाई कब तक हम इन सारी चीजों को देखते रहेंगे और कब तक हम अपने जनाजे या अपनी लाशें उठाते रहेंगे, कब तक हम सिर्फ अपनी शहादतों को देखेंगे। हमें वंस फॉर ऑल एक रिजॉल्व के साथ इनके पीछे जाना होगा। हमने इन्हें फिक्स करना, हमने इन्हें एड्रेस करना है। ये अनआंसर्ड नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। और ये बाकायदा से नादरीन, अब पहले तो सिविलियंस को टारगेट करते थे, लेकिन अब नादरीन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऑफिशियल्स को, पाकिस्तानी पुलिस की चेक पोस्टों को बाकायदा से टारगेट या निशाने पर ले लिया गया। वी नीड टू फिक्स दिस नादरीन। इसके लिए एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। इसके लिए नादरीन वंस फॉर ऑल एक नेशनल रिजॉल्व की जरूरत है, जो हमने इंडिया के साथ हुई वॉर के दौरान देखा था कि पाकिस्तानी अवाम साथ बैठी हुई थी जब मिसाइल चल रहे थे। वी नीड अ यूनिटी फॉर दिस, वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर दिस। पाकिस्तान के अंदर हमने डिफरेंसेस नहीं रखने। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब नादरी खड़े हुए, मौलाना साहब बड़ी सख्त बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्त नादरी, बल्कि उससे भी आगे चलेंगे। मौलाना साहब कहते हैं कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो जो अंग्रेजों का वफादार था उसे वफादार समझा जाता था, और जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का वफादार था उसे गद्दार समझा जाता था। आज जो एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है उसे वफादार समझा जा रहा है, और जो पाकिस्तान का वफादार है उसे गद्दार समझा जा रहा है। हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए ना, हमें रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, हमें एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इस मुल्क के अंदर वे फॉरवर्ड के लिए या आगे बढ़ने के लिए चाहिए। हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठा रहे हैं, हम अपने पुलिस ऑफिशियल की लाशें उठा रहे हैं। हमारे 2 सूबे नादरीन दहशतगर्दी की लपेट में आगे हैं, हम लोग वल्नरेबल हो गए हैं। हम लोग कब सोचेंगे, कब नादरीन हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, समझ से बाहर है। मौलाना साहब उसके बाद उन्होंने तो आज तो पता नहीं बांग्लादेश की नादरीन बातें करना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि मुझे सिखाओगे कि जनाब पाकिस्तान के साथ वफादारी क्या है या फौज के साथ वफादारी क्या है, मुझे गद्दार कहोगे, मेरे खिलाफ शतुंगड़ू को छोड़ा जाएगा जो आकर मेरे खिलाफ कैंपेन करेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा नादिर, शर्मनाक है। वैसे मौलाना साहब के खिलाफ जो कैंपेन हुई है उसके अंदर बड़ी घटिया जुबान भी इस्तेमाल की गई, बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल, बहुत यानी आप अंदाजा लगाए ना, मौलाना साहब को ये कहना कि मौलाना साहब छड़ेबाज है, यानी बच्चाबाज है, ये बहुत ही डेरोगेटरी है, बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी है। ये शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट है। हालांकि नादिर कानून को हरकत में आना चाहिए कि जब इस तरह की एक खौफनाक किस्म की, ये करैक्टर असैसिनेशन नहीं है बल्कि ये एक इनह्यूमन किस्म की नादिर स्टेटमेंट्स है। तो ये नादरीन पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट है, अल्लाह ताला रहम करे। बट वी नीड अ यूनिटी टू फाइट दिस न्यू वेव जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नादरीन इस वक्त जारी है। उसके बाद नादरीन मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल ये है कि जनाब सऊदीज टारगेट हो रहे हैं, धड़ टारगेट हो रहे हैं, सऊदी अरबिया टारगेट कर रहा है। तो ये जो पेट्रो डॉलर नादरीन एक फाइनेंशियल वॉर है, ये फुल स्विंग में है, फुल स्विंग मशरक़ वस्ता में। ये बात ज़हन में रखें कि नादरीन अमेरिका इस फाइनेंशियल एक मॉडल को सर्वाइव करवाना चाह रहा है मशरक़ वस्ता में और पूरी दुनिया में। जो भी तेल बेचता है नादरीन, हेनरी किसिंजर गया था और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि भाई वो डॉलर्स में बेचेगा। तो ये पेट्रो डॉलर इकोनॉमी है, दुनिया तेल के ऊपर चलती है और तेल डॉलर में बिकता है। वो तेल ईरान ने रोका हुआ है, वो तेल होतीज ने रोका हुआ, वो तेल होसियों ने रोका हुआ है, और वो तेल नहीं जाने दे रहे कि जब तक हम भी बेचेंगे और तुम भी बेचो। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम बेचो और तुम ये सब अपनी मोनोपोली का। तो वो जो पेट्रोकेमिकल जो पेट्रो डॉलर नादरीन फाइनेंशियल मॉडल है अमेरिका का, वो खतरे में पड़ा हुआ है, शदीद तरीन खतरे में पड़ा हुआ है। अब नादरीन डेवलपमेंट ये है कि एक तो जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका प्लान कर रहा है बहुत मैसिव अटैक ईरान के ऊपर, बहुत मैसिव अटैक की। और ईरान के ऊपर वो जो अटैक करने जा रहा है इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक मैसिव बिल्डअप वो मशरक़ वस्ता में कर रहा है। और फिर नादरीन जो बंकर बस्टर्स हैं शायद उनका भी वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि वो पीकैक्स पहाड़ को टारगेट कर सके, क्योंकि उसके नीचे ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू किए हुए है। ये बहरहाल इंटेलिजेंस अमेरिका के पास मौजूद है। अब वो जो नादरीन पीकैक्स पहाड़ के नीचे जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके बारे में कहा जा रहा है 350 से कुछ 400 फीट नीचे अमेरिका का जो बेस्ट बंकर बस्टर पहुंच सकता है नादरीन, उसके बारे में इतला दिया कि वो 200 फीट तक जा सकता है, यानी स्टिल 200 फीट नीचे वो फैसिलिटी है। तो उसके लिए नादरीन अमेरिका को फिर कितने बंकर बस्टर्स चाहिए, या फिर वो अपने कमांडोज उतारेगा। अगर कमांडोज उतारता है और वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, अमेरिकन या उसके चमचे की इंटेलिजेंस गलत निकलती है और अमेरिकन फौजी या कमांडोज ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका का क्या हाल होगा। लिहाजा नादरीन तमाम चीजों को एसेस किया जा रहा है और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अब नादरीन जो खबर आ रही है कि सऊदी अरब पर हुआ यह है कि हौतियों ने रात को उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो हौतियों ने नादरीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं अरामको रिफाइनरी के ऊपर सऊदी अरबिया में, और ये 5th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है जो नादरीन टारगेट हुई है, जो निशाना बनी है, और 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे। अंदाजा लगा लेना नादरीन, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डेवलपमेंट, वेरी सीरियस डेवलपमेंट के एक बड़े तगड़े तरीके से ये बुनियादी तौर पर सऊदी अरब टारगेट हुआ है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सारे मामले पर क्या देखेगा। अच्छा, मैं देख रहा था नादरीन कि जो पाकिस्तान के बारे में रॉयटर्स ने खबर दी कि $10 अरब पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे हैं। नजम सेठी साहब ये कहते हैं
کہ یہ تبھی پاکستان کو دیے جائیں گے یا اس شرط کے اوپر دیے جائیں گے کہ ہوتیز کے خلاف جو سعودی عربیہ نے ماسک کھول دیا ہے، پاکستان اس کا بھاگیدار بنے، اس میں حصے دار بنے، پاکستان اس میں ساتھ دے، تو کسی نہ کسی طور پر پاکستان کو فائنینشلی یا سم ہاؤ ٹریپ کر کے ایران اس وار کے اندر، اس مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اندر ملٹری وائز لے کر آنا ہے، کانفلکٹ کے اندر لے کر آنا ہے۔ سیٹھی صاحب کہہ رہے پاکستان ابھی تک ناظرین سارے کانفلکٹ سے باہر ہے، پاکستان کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے، نیگوشیٹ کروا رہا ہے، ڈپلومیسی کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے، سارٹ آؤٹ کروا رہا ہے، معاملات کو ٹھیک کروا رہا ہے، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ناظرین یہ بہت خوفناک ہے، بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔ جس طرح سیٹھی صاحب تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ٹریپ کر کے پاکستان کو اس سارے صورتحال کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور جو کہ ڈیمیجنگ بھی ہے اور یہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اب ناظرین 10 ارب ڈالر تو نہیں چاہیے، لیکن اگر پاکستان اس وار کے اندر چلا جاتا ہے تو پاکستان زیادہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ پاکستان کی پالیسی ماضی میں رہی ہے، عمران خان بھی ایڈوکیٹ کرتا رہا ہے، اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے نیویگیٹ بھی کیا کہ ہم نے پرائی جنگوں کا حصہ نہیں بننا۔ ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر ناظرین ہم ابھی تک لوگ سفر کر رہے ہیں، لہذا ہم نے پرائی جنگوں کا ایندھن یا ان کا حصہ بنیادی طور پر نہیں بننا۔ تو لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن امریکہ ناظرین مشرق وسطیٰ میں پلان کر رہا ہے، اور سعودیز کی جو ارامکو ہے ریفائنری وہ بنیادی طور پر ہٹ ہو گئی ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔